नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है विशायस में। आज हम 8th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी कवर करेंगे। चैप्टर 7 कंजर्वेशन एंड प्लांट एंड एनिमल। अब एज ए ह्यूमन बीइंग हम तो बहुत इवॉल्व कर चुके हैं। हम अपना खाना और अपनी जो ज़रूरतें हैं वो आसानी से पूरी कर लेते हैं हमारा दिमाग इस्तेमाल करके। पर जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, वो उनके पास भगवान ने दिमाग नहीं दिया। तो उनको जो बेसिक इंस्टिंक्ट होती है सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन और खाना वाना जो इनका इम्पॉर्टेंट होता है वो। बट एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जिस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं और जंगलों को काटते जा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल जला के हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते जा रहे हैं, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हमारी कुछ जिम्मेदारी है कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनको सेव करना। अब जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें जंगल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, तो जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारे जो इंटरेस्ट हैं उसके लिए अगर हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं उससे पोल्यूशन होता है। तो पोल्यूशन से जो अल्टीमेट कॉज होता है वो डिफॉरेस्टेशन का है। डिफॉरेस्टेशन क्या है? इसका मतलब ये है कि जो फॉरेस्ट का एरिया है, मान लीजिए जो फॉरेस्ट का एरिया है वो हम अपने इस्तेमाल के लिए, वो हम पेड़ पौधों को काट के अपने इस्तेमाल के लिए फैक्ट्री बना दी, रिजर्वायर बना दिए। तो जो पहले इतना बड़ा जंगल था वो अब आधा रह गया। तो ये जो प्रोसेस है वो डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में। तो डिफॉरेस्टेशन के लिए जो ज़िम्मेदार कारण है वो लैंड प्रोक्योरमेंट फॉर कल्टीवेशन। हम खेती वेती के लिए अपने जो जंगल है उनको काट देते हैं घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए। फर्नीचर जो होते हैं, एक्चुअली लकड़ी के जो फर्नीचर होते हैं वो जंगल की लकड़ियों से ही बनते हैं। तो इस तरह के कुछ कारण हैं। अब जो डिफॉरेस्टेशन है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, वो क्या क्या हैं? जो टेम्परेचर है वो एग्जैक्टली एक्यूरेटली बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ेगी, क्योंकि जो नेचुरल सिंक होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे हैं वही नेचुरल सिंक होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। जैसा कि हमने पहले देखा था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो एक्चुअली प्रोसेस करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। तो कार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है, तो वो हीट को कैप्चर करेगी, तो गर्मी बढ़ेगी। डिफॉरेस्टेशन से हमारे जो ग्राउंड वाटर है वो भी डिप्लेट होता है, उसका लेवल कम हो जाता है। इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी कम होती है। कैसे कम होती है देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें CO2 को कन्वर्ट किया जाता है प्लांट्स द्वारा ऑक्सीजन में। तो ये जो प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा। तो जो एक्चुअली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल टेम्परेचर राइज होगा। तो हमारा जो रेनफॉल का साइकिल है वो एक्चुअली डिस्टर्ब होता है इससे। अब जैसा कि हमने पहले वाले चैप्टर में देखा था, जो पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। मिट्टी को पकड़ के रखते हैं तो सॉइल इरोजन नहीं होता है। अब जो डिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस है उससे पेड़ कम हो रहे हैं। पेड़ अगर कम हो रहे हैं तो मिट्टी खुली हो जाएगी, उससे जो सॉइल का इरोजन है वो बढ़ जाएगा। अब सॉइल इरोजन से क्या होगा? जो एक्चुअल जो फर्टाइल सॉइल है वो निकल जाएगी और जो रॉकी लेयर है वो सरफेस पे आ जाएगी। इससे डेजर्टिफिकेशन भी शुरू हो जाता है। डेजर्टिफिकेशन मतलब जो फर्टाइल लैंड है वो एक्चुअली कन्वर्ट होने लगता है डेजर्ट में। तो जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो रहेगी नहीं, और जो पत्थर हैं, रेत है, वो एक डेजर्ट की तरह प्रतीत होंगे। तो डेजर्टिफिकेशन की प्रोसेस ये है। अब डेजर्टिफिकेशन से क्या होगा? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी सॉइल की, तो पानी रुकेगा नहीं, जो सरफेस पे पानी बह जाएगा। तो वो ग्राउंड वाटर पे अंदर घुस नहीं पाएगा। इन्फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से जो पानी सॉइल के नीचे ग्राउंड वाटर में स्टोर होता है वो प्रोसेस होगी नहीं। तो पानी बहेगा सरफेस पे, तो फ्लड आ सकता है इससे। बहुत सारी समस्याएं हैं। अब इन समस्याओं से पार पाने के लिए हमें फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना होगा, इससे के साथ वाइल्ड लाइफ भी कंजर्व होगा। तो जो कंजर्वेशन प्रोसेस है उसमें इंसानों ने बहुत सारी चीज़ें की हैं। जैसे एक बच्चे जैसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं अपने प्रोफेसर अहमद से, उनकी बात छोड़ दीजिए, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इसको जो प्रोटेक्शन के लिए है, इंसानों ने कई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं। इसमें क्या करते हैं कि जंगलों के कुछ एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर देते हैं।
प्रोटेक्टेड एरिया कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। अब अगर हम देखें साइज़ के हिसाब से तो लार्जेस्ट होते हैं, बहुत बड़े एरिया होते हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं बहुत बड़े एरिया होते हैं। नेशनल पार्क जो है वो छोटे से वाइल्ड लाइफ के लिए रिज़र्व कर दी जाती है कि जो यहाँ का नेटिव वाइल्ड लाइफ है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वो एक्चुअली किसी पर्टिकुलर एनिमल या पर्टिकुलर स्पीसीज़ के लिए डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो वो जो एनिमल है, स्पीसीज़ है, वो वहाँ पे आराम से घूम सकता है, उसकी जो स्पीसीज़ हैं उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, पोचिंग अलाउड नहीं है, उनका शिकार अलाउड नहीं होगा। इस तरीके से 3 एरिया में डिवाइड कर दिया है। अब जो एरिया डिक्लेयर किया हुआ है इनके मैनेजमेंट कंजर्वेशन के लिए कुछ एजेंसीज डिक्लेयर कर दी गई हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ अथॉरिटीज़ बनाई हुई हैं जो इन एरियाज़ को प्रोटेक्ट करती हैं। एक एग्जांपल दिया है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिज़र्व का। ये बायोस्फीयर रिज़र्व एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों को मिला के बनते हैं। पचमढ़ी सेंचुरी है, एक तवा रिजर्वायर है, सतपुड़ा नेशनल पार्क हो गया, ये सब मिला के एक्चुअली एक पचमढ़ी बायोस्फीयर रिज़र्व बनाते हैं। हमारे देश में कुल 18 बायोस्फीयर रिज़र्व्स हैं आज की डेट में। तो बायोस्फीयर रिज़र्व्स क्या होते हैं? बायोस्फीयर रिज़र्व एक्चुअली पूरी डाइवर्सिटी को कंज़र्व करने के लिए बनाए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी मतलब यहाँ पानी भी है, पहाड़ भी हैं, जंगल भी हैं, यहाँ कई जानवर भी हैं। इस तरीके के पूरे सिस्टम को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इस पूरी बायोडाइवर्सिटी को कंज़र्व करने के लिए बायोस्फीयर रिज़र्व बनाए जाते हैं। अब ये तो बात हो गई बायोस्फीयर रिज़र्व की, बहुत बड़े होते हैं, बहुत साइज़ में बहुत बड़े होते हैं। अब फ्लोरा और फौना क्या होता है? फ्लोरा मतलब प्लांट और फौना मतलब एनिमल्स। कीवर्ड्स हैं, इसको तो रटना ही पड़ेगा। कुछ फ्लोरा फौना को वहाँ के नेटिव्स होते हैं। तो फ्लोरा मतलब पेड़ पत्ती, फौना मतलब वहाँ के जो जानवर रहते हैं वो। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अब एंडेमिक स्पीसीज़ क्या होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। एंडेमिक स्पीसीज़ वो होते हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया में ओरिजिनली पाए जाते हैं। किताबी भाषा में देखें तो एंडेमिक स्पीसीज़ आर दो स्पीसीज़ और ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन दैट पर्टिकुलर एरिया। मतलब उसी एरिया में पाए जाते हैं, और कुछ मतलब पाए जाते होंगे बट स्पेसिफिकली इसी एरिया के लिए एंडेमिक हैं। अब एंडेमिक स्पीसीज़ में स्पीसीज़ क्या होते हैं? स्पीसीज़ मतलब प्रजाति। प्रजाति जो होती है वो पॉपुलेशन होती है कुछ प्लांट या एनिमल की जो इंटरब्रीडिंग के कैपेबल होते हैं, मतलब आपस में इंटरब्रीड करके अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। तो सेम स्पीसीज़ मतलब अगर भालू देखें तो भालू की कई स्पीसीज़ होंगी, तो एक तरह के दिखने वाले जो भालू हैं वो सारे एक स्पीसीज़ में आएंगे। जैसे ये वाइल्ड मैंगो का एग्जांपल दिया, ये एक स्पीसीज़ होगी। इस तरीके से जाइंट स्क्विरल है, ये एक स्पीसीज़ हो गई। स्पीसीज़ के इस तरीके से एग्जांपल दिखते हैं। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होते हैं? अगर हम देखें तो ये छोटे एरिया होते हैं कंपेयर टू बायोस्फीयर रिजर्व के कंपैरिजन में ये छोटे होते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? छोटा सा जंगल होता है जिसको रिज़र्व कर दिया जाता है कुछ एनिमल्स या पेड़ पौधों के लिए। जैसे हम देखें, एक डेफिनेशन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशन टू एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स। जो जंगली जानवर हैं, कुछ जंगली जानवर और कुछ जो पेड़ पौधे हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी लिविंग कंडीशन को सूटेबल बनाने के लिए ये एरिया डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। अब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कुछ लोग रहते हैं उनको डिस्प्लेस नहीं किया जाता, उन्हें वहीं रहने दिया जाता है। उनको कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। जैसे जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको कलेक्ट कर सकते हैं ये लोग, फायरवुड है वो कलेक्ट कर सकते हैं। जो बाहर से लोग आते हैं वो एक्चुअली यहाँ ज़मीन वगैरह नहीं खरीद सकते, यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। इवन दो रूल्स इतने सख्त हैं फिर भी जो नेबरहुड में रहते हैं, आसपास रहने वाले लोग हैं, यहाँ से बहुत एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। जंगली जानवरों को मार के उसकी खाल बेचेंगे या फिर पेड़ पौधों को काट के उनको बेचते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनने के बाद भी उन्हें माना नहीं जाता। अब जो छोटा एरिया होता है नेशनल पार्क, जो सबसे छोटा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि साइज़ छोटा ही होगा, कुछ कुछ बड़े भी होते हैं। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो सातपुड़ा जो नेशनल पार्क है वो फर्स्ट रिज़र्व फॉरेस्ट था इंडिया का, सातपुड़ा नेशनल पार्क।
और नेशनल पार्क सेम वैसे ही एक जंगल का एरिया होता है, कुछ फ्लोरा फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए डिक्लेयर कर देते हैं कि ये एरिया हमारा नेशनल पार्क है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ नहीं होगी, पोचिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से जो नेशनल पार्क है वो होते हैं हमारे देश में। अब हमारे देश में टाइगर्स, जो शेर, जो बाघ हैं, उनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में। ये एक्चुअली इंदिरा गांधी की सरकार में लॉन्च किया गया था। जो टाइगर्स हैं उस समय बहुत ज़्यादा पोचिंग हुआ करती थी, वो मतलब बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के मार दिया जाता था, फिर उनकी खाल बेची जाती थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क को टाइगर रिज़र्व घोषित कर दिया गया। जैसे हम देखते हैं कि जो सातपुरा टाइगर रिज़र्व डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ पे जो टाइगर्स हैं, जो बाघ हैं, उनका शिकार बिल्कुल ही वर्जित है। ये एक शेर की फ़ोटो है, मतलब बाघ की फ़ोटो। शेर और बाघ दोनों अलग अलग प्रजातियां हैं, जैसे हमने देखा स्पीसीज़ होती हैं। अब कुछ स्पीसीज़ ऐसी होती हैं जिनको एंडेंजर्ड स्पीसीज़ कहा जाता है। एंडेंजर्ड का मतलब ये होता है कि वो बहुत ही कम संख्या में है, उनकी प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है, मतलब 10-12 ही बचे हों। तो इस तरीके से एंडेंजर्ड स्पीसीज़ घोषित कर दिया जाता है उन जानवरों को। तो उनके लिए प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है। अब जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो जो प्रोटेक्टेड प्लांट और एनिमल्स हैं उनके लिए पोचिंग, हंटिंग और वो जो फायरवुड है, इवन जो प्लांट अगर एंडेंजर्ड है तो उसके फायरवुड को इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको कलेक्ट नहीं कर सकते, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि एंडेंजर्ड है भाई। अगर इन्हें और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे तो ये धरती से ख़त्म हो जाएंगे। तो इमीडिएट कॉस्ट तो हमें दिखता नहीं है, लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें दिखाई देगा। एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ जाता है सिस्टम में। अगर हम देखें, हर एक स्पीसीज़ का कुछ पर्टिकुलर काम होता है हमारा इकोसिस्टम में। अगर एक इकोसिस्टम है, मान लीजिए हर स्पीसीज़ एक दूसरे पे डिपेंड करती है, खाने के लिए हो या सर्वाइवल के लिए हो, किसी भी तरीके से जो स्पीसीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं एक दूसरे पे। जैसे सांप है, लिजर्ड है, फ्रॉग है, सब एक दूसरे पे डिपेंड है। सांप फ्रॉग को खाएगा, फिर लिजर्ड कुछ पेड़ पत्तियाँ खाएंगी। तो इस तरीके से एक पूरी चेन बनी होती है, पूरा इकोसिस्टम बना होता है। अगर एक स्पीसीज़ उसमें से गायब हो जाए अचानक से, मान लीजिए सांप गायब हो जाए, तो फ्रॉग है, चूहे हैं, ये सब की संख्या अचानक से बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके कंजम्पशन के लिए सांप है ही नहीं। तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। अब इकोसिस्टम क्या है? अब जो इकोसिस्टम होता है, इसे हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर हर तरीके के प्लांट, एनिमल, लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स, सॉइल है, रिवर है, पत्थर है, ये सारी चीज़ें मिला के एक इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम तो बहुत सिंपल चीज़ है। अब एक रेड डेटा बुक बनाई हुई है इंसानों ने। एक्चुअली IUCN ऑर्गेनाइजेशन है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल। अब जो ये रेड डेटा बुक है, ये एक्चुअली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन्होंने मेंटेन करी हुई है। इसमें कई कैटेगरीज बनाई हुई है, जानवरों की, प्लांट्स की, डेंजर, एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो इस डेटा बुक में कई प्लांट एंड एनिमल हैं जिनको हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अब माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या होता है? मतलब कोई जानवर पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है, इस तरीके से यहाँ रहता है कोई जानवर, मान लीजिए एक शेर है, डायग्राम पे ध्यान मत दीजिए, ये शेर है, ये यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज की कमी हो जाए, या फिर एनिमल्स जो हैं वो, मतलब इंसान मान लीजिए यहाँ पे रहने आ गए, इन जानवरों को जीने नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेशन मतलब हिंदी में कहें तो पलायन कर जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है एक्सप्लेन करने लायक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो कागज़ होता है, एक्चुअली कागज़ जो बेसिकली बनता है पेड़ की लकड़ियों से, पेड़ की लकड़ियों को ही सड़ा कर गला कर उसे हम कागज़ बनाते हैं। तो कागज़ बचा के हम एक्चुअली पेड़ों को भी बचा सकते हैं। हमारा जो पेड़ है, एक्चुअली इससे कई लाखों पेड़ हम बचा सकते हैं अगर हम पेपर रिसाइकल करना शुरू कर दें। तो हम सिर्फ पेड़ नहीं बचा रहे हैं, एक्चुअली जो उसमें एनर्जी और पानी लगा है पेपर बनाने की प्रोसेस में, उसको भी बचा रहे हैं। तो इस तरीके से पेपर को रिसाइकल करना बहुत ज़रूरी है। जैसा हमने ऊपर देखा डिफॉरेस्टेशन, उसी तरीके से उसका अपोजिट हो सकता है रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन में क्या होता है, हम पेड़ों को लगाते हैं, जो
जो जंगल हमने बर्बाद कर चुके हैं, मतलब पहले हमने जंगल बर्बाद कर दिया, वहाँ पे पेड़ लगा रहे हैं। अब जनरली क्या होता है, हम दूसरे पेड़ नहीं लगा सकते क्योंकि उस जंगल में जो एंडेमिक प्लांट है वही अच्छे से उग सकते हैं। तो हमें उसी सेम स्पीसीज़ को लगाना चाहिए ताकि वहाँ अच्छे से वो ग्रो कर सके। रिफॉरेस्टेशन, हम कुछ बंजर ज़मीन को भी पेड़ पौधों से लगाकर उन्हें हम जंगल बना सकते हैं। तो जंगल की ओवरऑल एरिया को अगर हम बढ़ा रहे हैं पेड़ पौधे लगाकर, उसे हम रिफॉरेस्टेशन कहेंगे। अब जो जंगल है उनकी अंधाधुंध बर्बादी को देखते हुए भारत सरकार ने एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया था 1980 में। इसमें बहुत सारे प्रोविज़न थे कि किस तरीके से हमें पेड़ पौधों को बचाना है, जंगल को फिर से लगाना है। जो ओवरऑल हमारा जो फॉरेस्ट कवर है, अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट देखें तो 33% से कम हो गया है, जो कि बहुत गलत बात है क्योंकि हमारा हर कंट्री का एक बेसिक नीड्स होती है जो हमें 33% से ऊपर फॉरेस्ट कवर रखना है। तो हमारा कुछ 24% के आसपास था ओवरऑल फॉरेस्ट कवर। तो इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स हैं हमारी जो अथॉरिटी द्वारा ली गई हैं, इससे कुछ कुछ हद तक तो हम अपने जंगलों को बचा रहे हैं। बट इससे कहीं ज़्यादा हमें मॉरल लेवल पे जो हमारी अंदर की भावना है पेड़ों के लिए और एनवायरनमेंट के लिए, उसे हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा ताकि हम अपने ओवरऑल एनवायरनमेंट को, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए हम कुछ अच्छा भविष्य छोड़ के जाएं। क्योंकि हम आज की ज़रूरतों के लिए अपने जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसको बर्बाद करते जा रहे हैं, और ये जो बर्बादी है वो एक्चुअली कल का भविष्य भी ख़राब कर देगी। तो हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम आगे देखेंगे क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम इस तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हमारे फ्यूचर को बर्बाद ना करें। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। चलिए हम आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। लाइक फॉलो सब्सक्राइब दबाते रहिए और हमारे चैनल को थोड़ा प्रमोट करिए, और हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा कि हम और वीडियो बनाते रहें और फ्री कंटेंट आप तक प्रोवाइड करते रहें। चलिए, नमस्कार।